बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का जब इंट्रोडक्शन था उसमें हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था। फिर ह्यूजन प्रिंसिपल से होते हुए वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था बहुत डिटेल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक जहां से शुरू होता है वो है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे पहली एक चीज फिक्स होती है, जो जो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा तो उसकी स्पीड में वेरिएशन किस वजह से आ रही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ काउंटर हो रही होगी। क्लियर है ये? तो हमारे पास होगा क्या, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज चेंज इन इट्स स्पीड एंड देयर इज चेंज इन इट्स वेवलेंथ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाली है। क्लियर बात है बच्चे? अब हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए मैं वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर दूं, टाइम के लिए टी, और टी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं t1 लिख लूं तो इसे μ1 लिख लूं। ये बात ठीक है। लेकिन अब अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ, लाइट जिस मर्जी मीडिया को चेंज करती जाए, जितना उसे टाइम लगना चाहिए था एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, उसको टाइम अभी भी उतना ही लगेगा। तो टाइम में कोई फर्क नहीं आएगा, वो अपना पाथ इधर उधर चेंज कर ले, लेकिन टाइम सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, वेवलेंथ का। ऐसे ही अगर मैं v1 के बाद v2 की बात करूं, मतलब ये v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, तो ये आएगा मेरे पास λ2 इनटू फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं v1 बाय v2 लिखूं तो याद करो v1 बाय v2 किसका फॉर्मूला होता था बच्चे हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हमारे पास v1 की वैल्यू क्या है, λ1 इनटू फ्रीक्वेंसी, v2 की वैल्यू है λ2 इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला λ1 बाय λ2 की टर्म्स में हमें मिल गया। किसी को इसमें परेशानी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करते हुए लाइट का वेवलेंथ के साथ रिलेशन जो है उसको दे दिया। ठीक है, रख दो बच्चे वहीं पे। ठीक है, ये क्लियर है ये? इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक आता है, इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे बच्चा, देखो ग्रेटर, ये पता चल गया लैम्डा डैश अगर मुझे निकालना है, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, स्मॉलर वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा किसी मीडियम का, उतना ही उस मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो कम होती जाएगी। इनवर्सली रिलेटेड है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है बच्चा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये याद है तुम्हें थोड़ा बहुत सुपर पोजिशन का नाम, कहीं याद करो, कहाँ सुना था हमने, इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्सेस के लिए, है ना, कैपेसिटेंस वाले में नहीं, हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर, जहां पर है ना, जहां पे पोटेंशियल थी या फोर्स थी वो एड ऑन हो रही थी। सुपर पोजिशन का सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है बच्चे, नेट इफेक्टिव रिजल्ट क्या निकलेगा। अब नेट इफेक्टिव रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर मान लो, अगर मैं नॉर्मल फोर्सेस का एग्जांपल दूं, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और उसके ऊपर सारी फोर्सेस उस साइड लग रही हैं, तो नेट एल्जेब्रिक सम क्या होगा, उन सारी फोर्सेस का सम हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, मान लेते हैं 4 फोर्सेस थी उधर को लग रही थी, लेकिन एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यही रहेगा ना। तो सुपर पोजिशन बेसिकली क्या है, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो नेट रिजल्ट निकलता है वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स निकलती है। वेव्स में क्या होगा, अब वेव्स में जब हम सुपर पोजिशन की बात करते हैं, तो अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड हैं, तो सुपर इम्पोज्ड होने का मतलब हो गया है कि वो दो तरीके से सुपर इम्पोज हो सकते हैं। हो सकता है वो इन फेस हो सकता है वो आउट ऑफ फेस हो। और इन फेस और आउट ऑफ फेस के लिए एक एग्जांपल समझाता हूँ, अपना एक एग्जांपल छोटा सा क्रिएट करते हैं। देखो जरा, हमारे पास अभी ये देखो, ये क्या है मेरे पास, ये सिंपल एक बॉब है, ठीक है, और ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको इसके ऊपर लपेट दिया, ठीक है। अब एक बात देखना, इसका एग्जांपल समझना, सुपर पोजिशन का बहुत सीधा सा एग्जांपल है, इस पे ध्यान देना, मेरे हाथों पे ध्यान देना। अभी ये मूव कर रहा है बिल्कुल,
ये कैसे कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, सीधा सा टू एंड फ्रो मोशन दिख रहा है तुम्हें। अब इस टू एंड फ्रो मोशन के साथ मेरे हाथों का मूवमेंट देखो, सेम है बिल्कुल। जब उसका क्रेस्ट है तो मेरे हाथों का क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है तो मेरे हाथों का ट्रफ है, तो ये एड ऑन होके इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया कि नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, क्या हुआ, जब उसका क्रेस्ट था तो मैंने उसे ट्रफ दिया था, तो मेरी जो हाथों से, मतलब मेरे हाथों से जो एक ऑसिलेशन मिलना चाहिए था वो उसके आउट ऑफ फेस हो गया। जैसे ही आउट ऑफ फेस हुआ तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, जीरो, है ना। वो अब जीरो नहीं हुआ, ऑब्वियसली किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। वो अगर बिल्कुल इक्वल इन एम्पलीट्यूड होते दोनों और आउट ऑफ फेस होते, यानी कि क्रेस्ट पर अगर क्रेस्ट आएगा तो नेट रिजल्टेंट एड ऑन होके मिल रहा था, क्रेस्ट पे अगर ट्रफ आएगा तो नेट रिजल्टेंट माइनस होके मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। सिंपल बात है। अब सुपरपोजिशन के अंदर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर वेव मोशंस traveling through a medium superimpose on one another, a new wave is formed in which resultant displacement y at any instant is equal to the vector sum of displacements due to individual waves. That is y1 plus y2 जो भी होगा उन सबका नेट एल्जेब्रिक सम निकल जाएगा। अब यहाँ एल्जेब्रिक सम में वो ऑब्वियस सी बात है, इन फेस होंगे तो ऐड होगा, आउट ऑफ फेस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस एग्जांपल पे ध्यान दो, यहाँ पे y1 और y2 ये दो वेव्स हैं जो एक टाइम पे एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो ये दोनों क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ है, तो ये बिल्कुल इन फेस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज मैनर में सुपर इम्पोज हो गई है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकला, हायर एम्पलीट्यूड। जो रेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट। क्लियर है। और अगर ये इनकोहेरेंट, अब ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के बारे में मैं बताऊंगा, पहले एक बार सिंपल समझो, इन फेस और आउट ऑफ फेस समझो। यहां पर जो y1 है ये है और ग्रीन वाली y2 है हमारे पास। अब y1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, y2 का कम है, लेकिन ये आउट ऑफ फेस है। जब उसका क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, y1 माइनस y2। और ये अब रिजल्टेंट क्या आया, छोटा एम्पलीट्यूड। जो रेड वाली लाइन है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ में आ गई। तो इन फेस एंड आउट ऑफ फेस के लिए एक और वर्ड आता है बेटा, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। कोहेरेंट कब होती हैं, जिस टाइम पे जो हमारे पास जो वेव्स आ रही हैं वो दोनों की दोनों इन फेस होंगी, और इनकोहेरेंट कब होती हैं, जब वो आउट ऑफ फेस होंगी। डन है। अब इसी कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के बेसिस पे हम कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है अपने को। लेट द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट P by the two sources is given by E1 is equal to A1 cos omega 1t plus phi। ये क्या है, ये हमें रिप्रेजेंटेशन पता है, ये हमने वैसे +1 के अंदर भी करी थी, +2 में भी हमने एक जगह करी है कि जब हम एक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेव को रिप्रेजेंट किस बेसिस पे करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरीके से या सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में। और सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस। तो साइन या कॉस की टर्म्स में अगर मैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दूं तो ये आ गया, A1 एम्पलीट्यूड है, कॉस हमारा फंक्शन आ गया, ओमेगा 1t प्लस phi 1। ये phi 1 उसका क्या है, उस वक्त का कोई फेस जो है। क्लियर है। ओमेगा अपने को पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, टी टाइम आ गया दैट। और दूसरी अगर मेरे पास एक और वेव है, उसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया A2 cos ओमेगा 2t प्लस phi 2। सिंपल बात है ये दोनों। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरे को इनका सुपरपोजिशन देखना है तो इंटेंसिटी, पहले ये फॉर्मूला लिख लेना बच्चे साथ में। इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेव्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जो क्या है, K। क्लियर है। I1 इज इक्वल टू K E1 का स्क्वायर। और ये यहाँ पे मैंने क्या किया, E1 की वैल्यू जो थी A1 cos ओमेगा 1t प्लस phi 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है, सिंपल है। इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I1 इज इक्वल टू K टाइम्स A1 cos स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस phi 1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू K E2 विच इज इक्वल टू K A2 cos स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस phi 2। क्लियर बात है बच्चे। phi हमारे पास फेस, उस सर्टेन टाइम पे उसका जो फेस है, फेस समझ में आता है ना सबको क्या है। अगर जो मान लो मैं साइन की या कॉस की
कर्व की बात कर रहा हूँ, जो ये हमारे पास बेसिकली एक जो मोशन है उसके टाइम पे मैं कहता हूँ कि π/4 पे कहाँ है पार्टिकल, तो मैं इंटायर वेव की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ π/4 पे 1/2 की वैल्यू पे होता है वो, है ना, ये पता है। तो वो जो 1/2 वाला पॉइंट है, एग्जैक्टली उस वक्त पार्टिकल कितना डिस्टर्ब अपनी मीन पोजीशन से, तो उसकी फेस है उस वक्त। ठीक है, जैसे अगर जो मैं मान लो यहाँ पे तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये तो पूरा एक मोशन हो गया ना इसका 180 डिग्री के लिए, 180 का पूरा 360 के लिए ही हो गया ये। अब यहाँ से मैंने कहा कि जब वो एग्जैक्टली यहाँ पे है तो ये उस टाइम का फेस है, तो वो मेन पोजीशन से कितनी दूर था, अब वो एंगल की फॉर्म में बता सकते हैं, पोजीशन के फॉर्म में बता सकते हैं, तो वो फेस है। यहाँ पर हम डोमेन के अंदर यूज कर रहे हैं, एंगल की जगह पे साथ में डाल रहे हैं, उस एंगल वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। क्लियर है? अब हमारे पास आता है ये, ठीक है बच्चा, I1 और I2 हमारे पास मिल गया। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1/2, पता है ये, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 1/2 फॉर 0 to 2π फुल साइकिल के लिए। तो I1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस, दैट इज 1/2, है ना। कॉस स्क्वायर की जगह जो ये पूरा फंक्शन है इसकी जगह एवरेज वैल्यू मैंने 1/2 डाल दी यहाँ पे, तो ये हमारे पास a²/2 आ गया। सिमिलरली जो ये हमारे पास I2 है, ये k a2 का स्क्वायर/2 लिख सकता हूं मैं ये एवरेज वैल्यू के हिसाब से। When both the waves illuminate the same point, electric fields are superimposed and the instantaneous intensity is given by k E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये क्या बात कर रहे हैं? अब दोनों वेव्स एक ही पॉइंट पे पहुंच गई हैं, तो दोनों के दोनों मिलजुल के उस पॉइंट को इल्यूमिनेट कर रही होंगी। अगर मिलजुल के कर रही होंगी तो वहां पर उस पॉइंट पर अब नेट इंटेंसिटी क्या होगी? नेट इंटेंसिटी होगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, यही होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 प्लस E2, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, के E1 का स्क्वायर के E2 का स्क्वायर प्लस के 2 के E1 E2, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो k टाइम्स E1 का स्क्वायर है, ये तो इंटेंसिटी I1 थी, k टाइम्स E2 का स्क्वायर है, ये इंटेंसिटी I2 थी, लेकिन जो ये 2 टाइम्स के E1 E2 है, इसको हम लिखेंगे I12। ये I12 क्या होती है? ये होती है बच्चा इंटरफेरेंस टर्म। ये क्या होती है? इंटरफेरेंस टर्म। क्लियर बात है? ठीक है, हमने सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, तो a के E1 का स्क्वायर के E2 का स्क्वायर प्लस 2 के E1 E2, तो यहाँ पर हमारे पास के E1 का स्क्वायर को मैंने I1 से रिप्लेस किया, के E2 का स्क्वायर को मैंने I2 से रिप्लेस किया, और 2 के E1 E2 को मैंने I12 लिख दिया, और ये जो I12 है इसको हम इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। डन है बच्चा? ये I12 जो हमारे पास है ये क्या आ गया? It is equal to 2k E1 E2 and it is called the interference term। 2k E1 E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A1 cos ओमेगा 1t प्लस phi1, A2 cos ओमेगा t2 प्लस phi2, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये सारी वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये डेरिवेशन नहीं है, इस चैप्टर में से कोई भी डेरिवेशन अब नहीं है सिलेबस में, पहले होती थी, काफ़ी सारी थी, मतलब जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी, अब डेरिवेशंस नहीं है। न्यूमेरिकल्स के अंदर और कंसेप्चुअल्स के अंदर फॉर्मूला की वैल्यू जरूर यूज करनी आएगी। तो ये इंटरफेरेंस टर्म का कंसेप्ट पता चल गया, निकलता कहाँ से आया I12। इसके बाद ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये फुल साइकिल के लिए, इसको छोड़ के डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो बच्चे I12 का, इंटरफेरेंस टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, I12 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos phi1 माइनस phi2। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, ये तुम्हें याद होने चाहिए बच्चे इसमें से, क्योंकि अब देखो डेरिवेशन नहीं आ रही है तो उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि डायरेक्ट कोई तुमसे डिराइव करने को नहीं बोल रहा है, लेकिन इन फॉर्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन तो पक्का आएगी, तो तुम्हें ये फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए। ठीक है, हेंस टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस वी नीड two sources with the same frequency and with a constant phase difference. Such pair of sources called coherent sources। अब ये मैंने जो बताया है इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ये बेसिकली हमने अभी कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन दी है, और कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन में क्या बोला गया है? अगर दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करना है तो उन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी सोर्स होना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में या तो सेम फेस रहेगा या कांस्टेंट फेस डिफरेंस पे वेव्स निकल रही होंगी वहां से। फिर से
कोहेरेंट सोर्सेस क्या होगी हमारे पास? टू सोर्सेस विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सच पेयर ऑफ सोर्सेस कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर है? तो I is equal to I1 plus I2 plus I12, I1 plus I2 plus twice of square root of I1 I2 cos phi1 minus phi2। ये क्लियर है? अब मुद्दा क्या है? अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तो तब होंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी थी? सोर्स की। अब अगर एक सोर्स की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी और मैं बोल रहा हूं दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या ऐसा पॉसिबल है दुनिया में कि दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एनी टू सोर्सेस विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए हैं तो एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को मैं स्लिट्स लगा के मैं दो सोर्सेस की तरह यूज करूंगा। अदरवाइज कभी भी हमारे पास कोई दो सोर्स ऐसे नहीं होंगे जो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, अनटिल और अनलेस हम हाइपोथेटिकली इमेजिन ना कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए निकाली हमने। क्या किया ना, ये इंटेंसिटी की डेरिवेशन एक्चुअली नहीं करनी थी, इसलिए मैंने हटा दिया बीच में। अदरवाइज हम यहाँ बीच में डेरिवेशन के बीच में अज्यूम करते होते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम आ जाती है और ओवर द फुल साइकिल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 0 आ जाती है, ओमेगा की वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, तो ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो यही सारी वैल्यूज को यूज करके जो ये डेफिनेशन में है ना, वही सब यूज करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया होगा। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ही इंटरफेरेंस टर्म हमने डिराइव करी है। हाँ जी, इनकोहेरेंट के लिए अलग रहेगा, लेकिन हम वो निकालते नहीं, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए निकालेंगे, क्योंकि इनकोहेरेंट के लिए तो केस ही टोटली फिर डिफरेंट आ जाएगा। देखो अब जरा निकालेंगे भी तो मैं बता दूंगा, अभी आगे दिख जाएगा। कोहेरेंट सोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं बेटा? द सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर है? दो ऐसे सोर्स जिनका सभी कुछ सेम है, उनको हम क्या कह रहे हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। Two coherent light sources can be obtained from a single source of light by reflection, refraction, etc. क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है? नहीं है बच्चा? पता चला? अब आता है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। देखो कंडीशन क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पे? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट should be obtained from a single source by some devices. Two sources should give monochromatic light. The path difference between the light wave from the two sources should be small. ये हमारे पास कंडीशन है सीधा सा कोहेरेंट के लिए। अब आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन एन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोजिशन का ही दूसरा नाम नहीं हो गया एक तरह से? हमने क्या कहा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो गई है। इसको एक काम करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। और मतलब अगर अभी मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, अगर हमारे पास बहुत सारा पानी होता है, एक बड़ा सा टब होता है या बिल्कुल स्टेशनरी वाटर होता है, तो उसके अंदर हम जनरली खुद ये क्रिएट कर सकते हैं। देखो पहले ये देखो, ये वेव समझ में आती है। अगर पानी के अंदर हम इस तरीके से ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास रिपल फॉर्म होते हैं। ये क्लियरली पता चल, सबको पता है ये वाला कि क्रेस्ट रफ करके वो रिपल्स फॉर्म होते रहेंगे ऐसे में। अब अगर मैं कॉन्टिन्यूअस वेव ना दूं, सिर्फ एक बार डिस्टर्बेंस पास करिए तो वो इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन हम कॉन्टिन्यूअसली देते रहते हैं तो वो पूरे रिपल्स इस तरीके से बनते रहेंगे। अब मेरे को क्या बताना है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कब होगी? जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से सेम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, मतलब कोहेरेंट सोर्सेस होते ही वो सेम फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट पाथ डिफरेंस के साथ लगातार वेव आती रहेंगी। तो यहां पर अगर मैंने दोनों को ऑन कर दिया, अब देखो ये क्या हो रहा है? ये दोनों के दोनों से जो वेव्स निकल रही हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेस पैटर्न फॉलो करती हैं, सुपर इम्पोज होकर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वेव्स। अगर मैं इसको साउंड की फॉर्म में दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है? तो एक नए तरह का कुछ पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसका डिस्टर्बेंस कम दिखेगी, फ्रीक्वेंसी हल्की सी ज्यादा कर लेते हैं, ये कुछ दिख रहा है। अब अगर मैं इसके बाद लाइट की फॉर्म में लेके आता हूं
ये देखो, ये दो लाइट सोर्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो ये क्या करा रहे हैं, अब यहां पे तुम एक नोटिस करो, अगर ये बीच में कुछ लाइंस दिख रही हैं जहां पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं पे एक अलग अलग तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये हो क्या रहा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होके एक रीडिस्ट्रीब्यूट हो एक नए तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो करा रही है। क्लियर है ये? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं तो देखो, जो मर्जी करते रहो, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कलर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पे हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया हुआ है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही वो कलर चेंज हुआ, लेकिन पैटर्न बदल गया हल्का सा, है ना। पैटर्न में माइनस चेंज आया, लेकिन सुपर इम्पोजिशन का जो तरीका था, सुपर पोजिशन का जो तरीका था, इंटरफेरेंस का पैटर्न था, वो उसी तरीके से फॉलो हो रहा है। क्लियर बात है ये इंटरफेरेंस पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चे? अब इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ ही एक और चीज दिखाता हूं जो मैं अभी तुम्हें बोल रहा था। ये वैसे आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पे डाइफ्रेक्शन होता है वो समझाऊंगा। अभी एक काम करते हैं, पहले इंटरफेरेंस पे रुकते हैं, जब डाइफ्रेक्शन आएगा तो उस टाइम पे हम इसको समझेंगे। अभी ये बात समझ में आ गई बच्चा, इंटरफेरेंस का लॉजिक क्या था। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन एन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब इसी बेसिस पे YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। अपने आप में बहुत ज्यादा एक रेवोल्यूशनाइजिंग एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे, बहुत कुछ ऐसा जिसने बहुत अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि अगर हम जनरल बात करें, और इसका असली जो मतलब अगर बहुत डेप्थ में जाके मजे लेके समझना चाहते हो, क्वांटम फिजिक्स के साथ इस YDSE को रिलेट कराना चाहते हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना। थोड़ा सा मैं हिंट दे भी दूंगा कि होता क्या है, कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे तो क्या होगा, वो अपने टॉपिक में नहीं है, बट उसके बारे में एक बार पढ़ोगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा, पता चलेगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले एक बार YDSE के कंसेप्ट को समझते हैं। YDSE में हमने क्या किया है, एक सिंगल सोर्स है। अब सिंगल सोर्स से लाइट निकल रही है, अब मुझे दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए थे। जैसा मैं तब से बता रहा हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव टू सोर्सेज एज कोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर मुझे दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो मैंने एक ही सोर्स से आने वाली लाइट के बीच में स्लिट्स लगा दिए। स्लिट समझ में आता क्या होता है? तो मुझे क्या करना है, मुझे अब सिंगल सोर्स से दो सोर्स में कन्वर्ट करना उसे, तो स्लिट्स लगा देते हैं। अब यहाँ स्लिट बेसिकली होते क्या है, देखो हमने क्या किया, स्लिट कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे सामने से रोशनी आ रही है, मैं उसके बीच में ऐसे करके गैप छोड़ देता हूं बस, तो ना तो इधर से लाइट आ पाएगी ना इधर से, सिर्फ इस गैप में से लाइट आएगी थोड़ा सा, तो ये स्लिट बन गया। समझ रहे हो? तो स्लिट कुछ और नहीं है कि जैसे हमारे पास यहाँ से जो लाइट थी उनके बीच में हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया बस, तो यहाँ से अब लाइट निकलेगी। और कौन सी लाइट निकलेगी? जो यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगाया हुआ था लाइट का, उससे निकलने वाली लाइट अब यहाँ से और यहाँ से जाएगी। तो हमें सेम सोर्स से मिलने वाली लाइट मिल रही है, तो ये बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की मिलेंगी। अगर सेम फ्रीक्वेंसी की मिल रही है मतलब क्या होगी, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगी अपने पास। समझ में आई? तो सिंगल सोर्स को ही दो सोर्स की तरह हमने कन्वर्ट करके यूज कर लिया। अब यहां से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को समझते हैं, और ये जो बन रहा है ये YDSE के अकॉर्डिंगली हो रहा है। अब इस डायग्राम को समझना बच्चा, डायग्राम देखने में थोड़ा गंदा है, मतलब लगेगा तुम्हें कि अगर जो बनाना आ गया तो बहुत ज्यादा मेहनत है। इसमें हम करते क्या है, हम क्रेस्ट ट्रफ बनाते चल रहे हैं। ध्यान से देखना एक एक करके। सबसे पहले वाले के लिए शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास जब यहां से लाइट निकलनी शुरू हुई है तो हमने क्या किया, एक सर्टेन रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दिया। ये जो बनाया ये क्या बना है, क्रेस्ट के लिए बन गया। अगर मैं ट्रफ बनाता हूं तो इसके बाद ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे ट्रफ। ये जो बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रेस्ट। और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। यही पैटर्न फॉलो करते करते हमने इस तरीके से ये पूरे एक फिक्स रेडियस के साथ हमने इस टाइप से ये पैटर्न पूरा बना देना है। सेम फॉलो करना है नीचे वाले के लिए जो इस स्लिट से निकलेगा। अब जब हम इस दूसरे वाले स्लिट से निकाल रहे हैं तो देखो जरा, जैसे अपने पास ये है, इस पे ध्यान दो। अब यहां पर इस वाले पॉइंट पे नोटिस करना, ये जो हमारे पास जब इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, ये ग्रीन वाला इस रेड के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था,
और यहां पर ये ग्रीन वाला इस ब्लू के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इन 2 पॉइंट्स पे। जहां पर ग्रीन वाला, ग्रीन क्या है हमारा, क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस बी पॉइंट के लिए, रेड वाला क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाले के लिए। तो जहां पर ग्रीन और रेड इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट इंटरसेक्ट करेगा, और जहां ग्रीन वाला ब्लू के साथ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब क्रेस्ट के साथ ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात समझ रहे हो? तो यहां पर अब पैटर्न समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है इस इमेज के अंदर। ध्यान से देखो, जो डॉटेड लाइन और हमारे पास बोल्ड लाइन है, ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चा, क्रेस्ट को, और जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रफ को। अब इसकी बोल्ड लाइन और जब इस वाले की बोल्ड लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट होने से जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एग्जैक्टली अगर ऐसा देखो, वही मैंने कोशिश करी है थोड़ा भी बन जाए उस तरह का कुछ। यहां पर रेड वाले जो है वो क्रेस्ट हैं और ब्लू वाले ट्रफ है। तो जहां जहां पर रेड इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर रेड इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या बन रहा है हमारा, क्रेस्ट। क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ब्लू पे ब्लू आ रहा है तो ट्रफ पे ट्रफ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन रेड और ब्लू इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब वहां कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बनता कैसे है, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्रेस्ट पर क्रेस्ट आ रहा है, तो हमारे पास नेट जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्रेस्ट पे ट्रफ आ गया, नेट रिजल्ट क्या आया, फ्लैट स्ट्रिंग। बेसिकली ये खत्म हो गया यहाँ पे, मतलब बेसिकली डार्क लाइंस हमें मिलेगी वहां पे। डन है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब ये फ्रिंज क्या है, जब अगर तुमने ये नोटिस किया हो, अभी जो मैंने दिखाया था इसके अंदर नोटिस करो, ये फ्रिंजेस हैं एक तरह से। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि जिस टाइम पे स्लिट्स के थ्रू, देखो अभी करते हैं इनको, अगर मैं स्लिट के थ्रू यहाँ पे भेजता हूँ, मल्टीपल स्लिट्स लगा देते हैं बच्चे। यहाँ आप देखो 2 स्लिट्स इंट्रोड्यूस कर दी मैंने। अगर हमारे पास अब 2 स्लिट हैं, एक काम करते हैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब सिंगल सोर्स ऑफ लाइट आई, अब जो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है वहां से इन स्लिट्स के थ्रू ये 2 सोर्स की तरह कन्वर्ट होके मिला, और यहां से अभी एक नया इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता जा रहा है। समझ रहे हो? YDSC के अंदर हम एग्जैक्टली यही अभी करके देख रहे थे। स्लिट सेपरेशन कम करते हैं, ये देखो, ये बात समझ में आ रही है हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यही पैटर्न जो है, अब जो हम डायग्राम बना रहे थे उसके अंदर इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही जो पैटर्न बन रहा है उसमें हो क्या रहा है, एक जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और एक जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, तो नेट इफेक्ट ब्राइट फ्रिंज की फॉर्म में मिल रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं, उल्टा हो गया, कैंसिल आउट होएगा, नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास अगर इस तरीके के पैटर्न को हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर हमें जेब्रा लाइंस की तरह मिलेंगे। जेब्रा लाइन समझ रहे हो ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। जो व्हाइट है वो ब्राइट फ्रिंज है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और ये जो हमारा पैटर्न है ये एग्जैक्टली इसी तरीके से चलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। क्लियर है? The distance between the 2 consecutive brights gives the width of the dark fringe, and the distance between the 2 consecutive dark fringe gives the width of the bright fringe. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई ना, सिंपल सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान चीज थी, ठीक है ना। मतलब अगर समझाने की देखो तो थ्योरी में बहुत ज्यादा कहानियां लिखनी नहीं है। ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कंपास का इस्तेमाल करेंगे, हर बार 0.5 0.5 0.5 का रेडियस बढ़ा के सेमी सर्कल्स बनाते जाओ, और हर ऑल्टरनेट सेमी सर्कल को हल्का सा मिटाते जाओ, मतलब एक तरह से डॉटेड बना दिया। दोनों के लिए सेम करोगे, एग्जैक्ट अपने आप ये बहुत सीधा सा इतना सही सा पैटर्न बन जाएगा अगर तुम सेमी सर्कल परफेक्ट बना लोगे। क्लियर है? आ सकता है, वैसे चांसेस कम होती हैं बट आ सकता है। क्लियर है बच्चे? तो ये जो कहानियां हैं इसके अंदर हमने यही सब लिखा हुआ है, देखो जरा इसमें क्या है, the light wave coming out of the slit C and B acting as a monochromatic coherent sources on superposition produces interference. The dot represents the position of constructive interference where the crest of one of the wave
falls on the crest of the other and trough falls on the trough, and the resultant amplitude and intensity of the light is maximum at that position. The crosses x represents the position of destructive interference where crest of one wave falls on the trough of the other and vice versa. The resultant amplitude, hence intensity of light, is minimum at these positions. We have bright and dark fringes placed alternatively and they are equally spaced. These bands are called interference fringes. क्लियर बात है बच्चे? ये वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या क्या देखो। पहली कंडीशन हमारे पास क्या आती है, व्हेन द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, पहला तो सबसे बड़ा कंसर्न यही था हमारे कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस कराने के लिए, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मतलब इंटरफेरेंस होना चाहिए तो कोहेरेंट सोर्सेस ही चाहिए। दे शुड एमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यही रहेगा, तो ही कोहेरेंट सोर्सेस रहेंगे। द टू सोर्सेस शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्स शुड बी प्रेफरेबली इक्वल, should preferably be monochromatic, and coherent sources must be very close to each other. Two sources should be point sources or very narrow sources. The distance between the screen from the coherent source of light should not be small. If the distance is small, fringe width decreases and the fringe may not remain distinguishable. ज़्यादा close रखेंगे तो fringe distinguishable नहीं रहेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे तो ही fringe को हम analyze कर पाते हैं। Clear? हाँ जी, स्लिट्स नहीं दूर करनी पड़ेंगी, स्क्रीन दूर करनी है। स्लिट्स को तो जितना क्लोज रखो उतना ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सस्टेन कौन सा बेटा? सस्टेन इंटरफेरेंस नॉर्मल इंटरफेरेंस के लिए बोला जा रहा है बच्चे, जहां पर हमारा वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तरीके से वेल डिफाइंड मैनर में होता है। अब देखो बच्चे, व्हेन द पाथ, बच्चे ध्यान दो, व्हेन द फेस डिफरेंस between the two sources of light changes with time, then the intensity of resultant is given by IR की वैल्यू I1 plus I2 plus 2I1 I2 स्क्वायर रूट के अंदर cos थीटा या cos phi, हमने लिखा था अब इंटरफेरेंस वाला। If I1 is equal to I2 which is equal to I0, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो IR की वैल्यू I0 plus I0 plus 2I0 cos phi आ गई हमारे पास, क्योंकि I0 इंटू I0 कितना हो गया, I0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से हट के I0 मिल गया, I0 कॉमन लिया तो 2I0 टाइम्स 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos phi को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर phi by 2 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास अगर सेम इंटेंसिटी के दो सोर्सेज हैं तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर phi by 2। ये लिख लो बच्चे साथ में, क्लियर है ये? As the phase difference phi changes, IR rapidly changes with time, and the time average intensity is 4I0। अब देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एवरेज 1/2, तो 4I0 टाइम्स 1/2 मैं लिख सकता हूँ, जो कि 2I0 हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी हमें मिल जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है। इसके बाद कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं सारी, तो हमें अलग से ये वाली डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन वैसे भी अब सिलेबस में नहीं है तो निश्चिंत रहो इसके लिए। कंस्ट्रक्टिव, अच्छा हाँ, अभी मुद्दे पे लाता हूँ, लेकिन असली जो इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा, देखो कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी क्या आती है। अभी हमने इंटरफेरेंस का एक फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला था, I1 I2 cos phi, यही था, अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi। I1 I2 इंटेंसिटीज हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, cos phi की वैल्यू पे। cos phi की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, cos phi की मैक्सिमम होती क्या है वैल्यू, +1, यही होती है cos phi की मैक्सिमम वैल्यू। तो cos phi की वैल्यू +1 कब कब होती है, जब phi की वैल्यू 0 होती है और 2 पाई होती है और 4 पाई होती है, यही चलता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। 0 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, फिर घूम के वापस से उस जितनी बार चक्कर काट के वहां आते जाओगे, हर बार हमारे पास cos phi की वैल्यू +1 आती जाएगी मैक्सिमम। या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं तो 2n पाई लिख लो। 2n पाई का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कोई 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो,
तो हर बार 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 डालोगे तो 0 आ गया, 1 डालोगे तो 2 पाई आ गया, 2 डालोगे तो 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, ऐसे चलता रहेगा कि नहीं। तो हमारा मैक्सिमम जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कब निकलेगी, जब फाई की वैल्यू 2n पाई होगा, वेयर n इज होल नंबर। समझ में आई है बच्चा ये, ठीक है। अब एक और समझो, x हम मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट। पहली बात तो अब इस पाथ डिफरेंस को अगर मैं समझाऊं, पाथ डिफरेंस होता क्या है, देखो हमारे पास यहां से लाइट आ रही थी, अगर मैं मान लो इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस देखना चाहता हूं, तो यहां से ये जो लाइट यहां तक पहुंचेगी और नीचे वाले सोर्स से जो लाइट वहां तक पहुंचेगी ऊपर तक। अगर मैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पी है, तो एक बात बताओ बेटा, एपी और बीपी में डिफरेंस आएगा कि नहीं। एपी और बीपी में डिफरेंस आएगा तो इसको पाथ डिफरेंस कह सकते हैं, दोनों लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के पाथ का डिफरेंस। अब ये जो पाथ डिफरेंस अगर वेव की फॉर्म में भी आता तो किस तरीके से रहेगा, हमारे पास जो फेस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली पाथ डिफरेंस आएगा। कैसे रहेगा समझना, if x is the path difference between the two waves reaching the point P corresponding to phase difference phi, then x is equal to lambda by 2 pi time phi। ये कहां से आया, अब एक बात समझो, हमने क्या बात करी, अपने पास अगर मैं पाथ फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास दोनों वेव्स के बीच में, फाई, पाथ डिफरेंस कितना मान रहा हूं, x। एक बात बताओ, अगर दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस होता, अगर दो वेव्स के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस होता, 2 पाई का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा पूरी वेवलेंथ चेंज हो गई है। तो अगर एक वेव ऐसे जाके यहां तक गई है तो यहां से यहां तक कितना उसने एंगल कवर किया है, 2 पाई है ना, और पूरी लेंथ कितनी है, लेमडा। तो 2 पाई के फेज डिफरेंस के लिए लेमडा का पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तो फाई के फेज डिफरेंस के लिए कितना पाथ डिफरेंस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, देखो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेमडा टाइम्स फाई बाय 2 पाई, निकला कि नहीं, लेमडा बाय 2 पाई टाइम्स फाई निकल गया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, पाथ डिफरेंस। और लेमडा फाई की वैल्यू क्या थी, 2n पाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेमडा टाइम्स 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई 2 कट गया, तो n टाइम्स लेमडा, ये हमारे पास क्या निकल गया, जो x की वैल्यू आएगी n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ आएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगी, तो पाथ डिफरेंस कितना निकलेगा, n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, फेज डिफरेंस कितना निकलेगा, ट्वाइस ऑफ n पाई। क्लियर है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, देखो कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या आया, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0 or even integral multiple of 2 pi, and the path difference between the two waves reaching the point should be integral multiple या whole number multiple of full wavelength, ठीक है, should be 0 और it should be whole number multiple of wavelength। क्लियर है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब cos phi की वैल्यू मिनिमम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब cos phi की वैल्यू मिनिमम कब होती है, -1 पे, -1 कहां होएगा, 180 डिग्री पे, फिर है ना ऐसे ही चलेगा अपने पास, और कौन से पे जाएगा, 120 पे, 120 पे नहीं होएगा, ठीक है, 180 डिग्री पे जाएगा, 3 पाई पे जाएगा, 5 पाई पे जाएगा, पाई के ऑड मल्टीपल्स पर हर बार cos phi की वैल्यू -1 होगी, है ना। अगर ग्राफ याद हो cos का, हमारे पास जब ग्राफ बनता है बच्चे ऐसे ही रहता है इस तरीके से, तो ये हर बार यहां पर -1 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ये हमारे पास 1 पाई पे आई है, ये हमारे पास -3 पाई पे आई है, फिर ऐसी 5 पाई पे चलेगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n - 1 पाई लिख लो,
ये 2n माइनस 1 में n की वैल्यू 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, है ना, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बात समझ में आई है बच्चा, 2n माइनस 1 पाई किस तरीके से आ गया। अब 2n माइनस 1 के बाद द कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा, सेम उसी तरीके से x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 या लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू पाई। 0 मत डालो ना, 1 से शुरू करो, 0 मत डालो, 0 डालोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, 1 से शुरू करो, n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, जो मर्जी डालते रहेंगे। ये बात समझ में आ गई है बच्चा। तो हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट इज दैट phase difference between the two waves reaching the point should be an odd integral multiple of pi and the path difference between the two wave reaching the point should be an odd integral multiple of half the wavelength। क्लियर है ये, पक्का। यहां तक हर बच्चे को बच्चे रिवाइज करके आना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे लेकिन कंसेप्चुअल्स मिलेंगे, इन्हीं सारी कहानियों के ऊपर आएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।